हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी मेहमान। आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हमारे पास जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं या उस टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम का जो हमने वेटेज पीडीएफ आपको सेंड किया था, उस वेटेज पीडीएफ से भी कुछ कंफ्यूजन थी कि कितने परसेंट वो पीडीएफ लगेगा, कितने परसेंट उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं उसकी तैयारी किस तरह करें, या हमारे पास जो टॉपिक है उनमें से क्वेश्चन हम किस तरह बनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी प्रॉब्लम को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। सही है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसे हम आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की मार्किंग करेंगे कि कौन से टॉपिक आपके पास्ट पेपर में इंपॉर्टेंट थे, अभी चांसेस है कि वो आपके पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा हाउ टू प्रिपेयर क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने टॉपिक को पढ़ लिया, समझ लिया, वीडियो देख ली, अब उसके क्वेश्चंस किस तरह बनाओगे आप और उसको पेपर में किस तरह अटेम्प्ट करोगे, राइट। उसके बाद है एग्जाम वेटेज पीडीएफ जो है वो हमारा कितना परसेंट लगेगा, उसमें से जो क्वेश्चन है जो कि 50 अबव क्वेश्चन है या 40 अबव क्वेश्चन है उनको हम किस तरह याद करें या कौन कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम पढ़ें, गो थ्रू करें, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सही है, तो ऐसे मैं आपको समझाऊंगी तो आपको आई गेस समझ तो आ जाएगा, लेकिन फिर पेज ढूंढने और देखने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्ड की हेल्प से समझा देती हूँ ताकि मैं वहाँ पे आपको मार्क भी करवा दूँ कि कितना आंसर आपको कहाँ से लिखना है और किस तरह लिखना है। ठीक है, अच्छा ये जो आपको टॉपिक मैं बताऊंगी ये टॉपिक आपको मिलेगा चैप्टर 1 से लेके 4 तक। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 1 से लेके 3 तक हमारा डन हो गया है, 4 हमने बायोएनर्जेटिक स्टार्ट किया है। सही है, तो अगर इस वीडियो में आपका फीडबैक इंशाल्लाह अच्छा रहा तो मैं बाकी फर्दर चैप्टर को भी इस तरह समराइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूंगी। सही है, जल्दी से स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो हमें अच्छे से समझना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ स्टूडेंट, हमारे ये चैप्टर के कंटेंट है, इसमें सारे टॉपिक सारे चैप्टर्स मौजूद है। ठीक है, बुक के पूरा कंटेंट है। अच्छा, पहला चैप्टर हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हमने अच्छे से समझा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हमने हर टॉपिक को डिस्कस किया। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो ये टॉपिक आपका एज अ डेफिनेशन आ सकता है। ठीक है, कि डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आपके पास क्या है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ जो है ना वो रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको सवाल दिया गया था, कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे कि हमारे पास हाउ डज़ द ग्रोथ जो होती है सेल वो किस तरह कंट्रोल कर रहा होता है। फिर उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक जो हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हैं उनके बारे में, फिर किस तरह कैंसर कॉज हो रही है, तो ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन हैं। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से मिल सकते हैं। तो और इसके अलावा डेफिनेशन, और यहाँ से वैसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको कुछ सिर्फ डेफिनेशन मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इस टॉपिक में से यहाँ से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए ये टॉपिक बेताश इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही दूसरी चीज़ जो आपको मिलेगी इस टॉपिक से दैट इज़ डेफिनेशन। डेफिनेशन किस तरह, अब देखिए यहाँ पे आपको ड्राई वेट की डेफिनेशन दी गई है और बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो ड्राई वेट की डेफिनेशन और बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन अगर आपके पेपर में पूछी जाए तो अगर आपने पूरा टॉपिक कंप्लीटली अच्छे से अंडरस्टैंड करके समझ के पढ़ा होगा तो फिर आप इजीली हर टॉपिक को बता सकोगे कि हर डेफिनेशन को यहाँ पर हमारे पास ड्राई वेट का जिक्र किया गया है, तो ड्राई वेट का जिक्र क्यों किया गया है, यानी ड्राई वेट का कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई चीज़ जो है वो यहाँ अमल में आ रही होगी, इसलिए इसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ से आप आराम से इसको डेफिनेशन को कंप्लीट कर सकोगे। सही है, तो ये टॉपिक जो है आपका ये डेफिनेशन और एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एमसीक्यूज़ में आपसे जो है ना वो अगर लिंकेज का पूछा जाए कि हमारे पास किस तरीके के बायोमॉलिक्यूल्स बनाने के लिए यूनिट और उनके साथ लिंकेज कौन सी, यानी कि बॉन्ड, लिंकेज का मतलब होता है बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए मोनोसैकेराइड जो है वो तो यूनिट है, मोनोसैकेराइड यूनिट यानी कि हमारे पास मोनोमर। ठीक है, अब जो मोनोमर है हमारे पास वो तो मोनोसैकेराइड है, लेकिन जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कौन सी होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, तो ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है।
इसके साथ ही अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल की, तो ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे, ममेलियन सेल और बैक्टीरियल सेल के दरमियान में क्या फ़र्क है। तो ममेलियन सेल कहते हैं मैमल्स के सेल को, बैक्टीरियल सेल बैक्टीरिया के सेल को। मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स वर्टिब्रेट होते हैं हमारे पास, जो एनिमल किंगडम है। आपको पता है एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन जो है वो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट के ऊपर है। तो जो वर्टिब्रेट पे हमारे पास क्लास आती है मैमल्स की, मैमल्स वो तमाम जानदार होते हैं जिनके पास एक तो वर्टिब्रेट यानी बैकबोन है, इसके अलावा ये जो है ना वो बेबी बर्थ करते हैं, एग लेनिंग करते हैं, बेबी बर्थ करते हैं और साथ ही अपने बेबी बर्थ को जो है वो फीड भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, जैसे कि इनके पास जो है फीदर्स होंगे या इनकी स्किन होगी। हम ह्यूमन बींग्स जितने हैं वो सारे मैमल्स की कैटेगरीज में आते हैं, मैमल में आते हैं। तो ये मैंने मैमल आपको इसलिए समझाया कि जितने मैमल्स हैं उनके जो सेल है वो सेल ममेलियन सेल कहलाते हैं, और जितने बैक्टीरिया यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेन्जा में उनके सेल हमारे पास बैक्टीरियल सेल कहलाते हैं, ठीक है। बस यही फ़र्क है, जैसे प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल का फ़र्क है वैसे ममेलियन सेल और बैक्टीरियल सेल का फ़र्क है, ठीक है। इनका डिफरेंसेस भी एक नज़र आप देख लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी कंपोजिशन जो लिखी गई है वो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। उसके अलावा अगला टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके पास, यहाँ पर सिंथेसिस और ब्रेकडाउन पूछा गया है मैक्रोमोलिक्यूल का। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक से जो चीज़ मिलेगी दैट इज़ डेफिनेशन आपको मिलेगी, जो कि आपके पेपर में आ सकती है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ शॉर्ट नोट आपके जो है ना वो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। रिपीटेड दो बार पूछा जा चुका है, एक तो 2021 में और एक आई गेस 18 या मे बी 17 में। शॉर्ट नोट किसके ऊपर? कंडेंसेशन के ऊपर। तो कंडेंसेशन का शॉर्ट नोट आप यहाँ से लिख लोगे आराम से। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल करना है, वो ये मार्क्स का लास्ट टर्म जो 2 साल ये सवाल पूछा गया स्टूडेंट, वो 2 मार्क का था, ठीक है। 2 मार्क्स का आपका सवाल था। तो अगर 2 मार्क का सवाल हो तो फिर इतनी नोट लिखना इनफ है, ठीक है। डायग्राम फिर नहीं बनाइएगा। और अगर आपका मार्क एटलीस्ट 4 या 6 मार्क्स का हो तो फिर आपने ये भी लिखना है और प्लस डायग्राम भी बनानी है, ठीक है, ये वाली डायग्राम, सही है। इससे अब जो है ना आपका नोट जो है वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल चेकर के लिए आसानी हो जाएगी, सही है। चेकर के लिए आसानी होगी तो फिर आपको नंबर भी अच्छे देगा, सही। तो ये जो हमारे पास शॉर्ट नोट है ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक कंडेंसेशन का। इसके अलावा जो हमारे पास जो हाइड्रोलाइसिस है यानी जो सिंथेसाइज जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं बेसिकली, तो ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर का जो प्रोसेस है ये रीजनिंग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो रीजनिंग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी यहाँ से, तो डेफिनेशन और रीजनिंग के लिए। अब आते हैं हम अगले टॉपिक दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर के ऊपर। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर में आपको इम्पॉर्टेंट ऑफ वाटर इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि वाटर की क्या अहमियत है, इम्पॉर्टेंस क्या है। अब एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो ये कि जब भी इम्पॉर्टेंट लिखें तो कोशिश करें पॉइंट में लिखें, ठीक है, पॉइंट वाइज। अब यहाँ पर देखिए 3 पैराग्राफ आपको दिए गए हैं, 1, 2 और ये 3। यहाँ पर पहले पैराग्राफ में आपको कुछ इंपॉर्टेंस बताए गए हैं, दूसरे में भी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, तीसरे में स्ट्रक्चर बताया गया है। तो सवाल को अच्छे से आपको समझ कर अटैम्प्ट करना है कि आपको वाटर का स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है या इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है, राइट। तो अगर आपसे इंपॉर्टेंस पूछा जाए स्टूडेंट तो आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट तो मिल गया, जैसे वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट, ठीक है। लिविंग साइंस के लिए सबसे ज़्यादा अबंडेंट कंपोनेंट कौन है? वाटर है। क्यों? क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 70 to 90% मीडियम ऑफ लाइफ है, यानी कि सेल वाटर से मिलके बना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मीडियम ऑफ लाइफ आ गया। फिर उसके बाद ये सारे रिएक्शन में जो है ना सारे रिएक्शन में मौजूदगी होती है वाटर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोकेमिकल्स रिएक्शन में, साथ ही प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल को फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली वाटर आपके पास जो है ना इसकी कुछ अहमियत आप यहाँ से लिख लोगे। किस तरीके से नंबर के अकॉर्डिंग, अगर 2 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर 2 नंबर का आपसे पूछा गया है, या किसी भी चीज़ की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंट पूछी गई है और 2 मार्क्स का है, तो आप कोशिश करोगे कि एटलीस्ट 3 पॉइंट आप उसके बारे में लिख दो या 4 पॉइंट इनफ, राइट। अच्छा, अगर वो सवाल 4 नंबर का है तो एटलीस्ट 5 पॉइंट लिख दो, ठीक है। वैसे ये लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग में आएगा तो फिर आप अच्छे खासे पॉइंट लिखिएगा। एंड में इसके जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम भी लिख सकते हैं लॉन्ग में, ठीक है। लॉन्ग की बात कर रही हूँ, शॉर्ट में नंबर के अकॉर्डिंग सिर्फ इम्पॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज़ पूरा लॉन्ग में आ सकता है। अगर प्रॉपर्टी लेट सपोज लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, तो हम हाइड्रोजन को साथ ही साथ इसके जो बाकी हाई स्पेसिफिक हीट है
हाई हीट वेपराइजेशन है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक जो है एक्सक्लूजन है, ठीक है, आयोनाइजेशन है, तो ये सारा आएगा प्रॉपर्टीज़ में। राइट, सपोज आपसे पूछा गया प्रॉपर्टीज़, तो आप लिखोगे कि प्रॉपर्टी में ये सारे हैं। मे बी कि आपसे अलग से इंडिविजुअली पूछा जाए हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फिर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को बयान करेंगे, उसकी टाइप को नंबर के अकॉर्डिंग, कि 2 मार्क्स का है तो सिर्फ टाइप के नाम, ठीक है, 3 या 4 मार्क्स का है तो फिर हम टाइप को भी लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और अपने टाइम को हमने यूटिलाइज करना है, पूरा पेपर हमने अटेम्प्ट करना है, सही है, एक सवाल पे तो नहीं रुकेंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम, पास्ट पेपर में काफ़ी रिपीटेड है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेताशा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपसे किस तरह पूछा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आपको शॉर्ट नोट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपके पास आ जाएगा शॉर्ट नोट की सूरत में, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा आपके पास डेफिनेशन की सूरत में, कार्बोहाइड्रेट फॉर एमसीक्यूज, राइट। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट की स्टूडेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई, ठीक है, और इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट को अलग से भी पूछा जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में बार बार पूछा गया है। अब ये भी बिल्कुल आप क्या करोगे, नंबर के अकॉर्डिंग काम करोगे, कि अब से जो है ना कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन पूछा गया है, नो बस फंक्शन ही लिखना है, ठीक है, फंक्शन के अलावा स्टार्ट से नहीं लिखना, डायरेक्ट फंक्शन पर। हाँ, स्टार्ट में आप थोड़ा बहुत बता दोगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस तरीके से है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसका जो है वो फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला क्या है, फिर आप जो है ना आगे बढ़ोगे और फिर उसके मेन फंक्शन की तरफ जाओगे, राइट। डेफिनेट अगर शॉर्ट नोट में आया तो फिर आप पूरा पहले कार्बोहाइड्रेट को सही से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सिर्फ अगर क्लासिफिकेशन आ गई तो फिर डायरेक्ट क्लासिफिकेशन की हेडिंग लगा के क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे मोनोसेक्राइड, साथ ही हमारे पास ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, राइट। पॉलीसेक्राइड करने के बाद पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, तो नंबर के अकॉर्डिंग अगर लॉन्ग में है, सिर्फ क्लासिफिकेशन लॉन्ग में है, तो ऑब्वियसली आपको ये सारे भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर को लेके वरीड नहीं होना, स्ट्रक्चर छोड़ दे, सिर्फ आप इसको पॉइंट वाइज बता दें, ठीक है। जैसे अगर लॉन्ग में आ गया आपके पास क्लासिफिकेशन, तो आपने पॉलीसेक्राइड किया, स्टार्च की हेडिंग लगाई, स्टार्च के कुछ पॉइंट्स लिख दिए, 3 पॉइंट लिख दिए, ठीक है, कि ये अबंडेंट कंपोनेंट है, कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ से इसका सोर्स का है, क्या है सोर्स, कहाँ से हासिल हो रहा है, ये इसका जो है ना वो कौन सा कलर देता है ये हमें, ठीक है, कलर लेस है या नहीं, कुछ प्रॉपर्टी, ब्रांच चेंज है या लीनियर चेंज है, ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे, ठीक है, पॉइंट वाइज, राइट। अच्छा, नंबर के अकॉर्डिंग काम करते जाएंगे हम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी है लेकिन ये रीजनिंग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक में कार्बोहाइड्रेट का ही टॉपिक है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस के ऊपर स्टीरो आइसोमर। तो इसमें मैंने आपको बताया था हमारे पास लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड शुगर का, तो ये रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन में ये किस तरह आएगा, रीजनिंग क्वेश्चन में आएगा राइट हैंडेड शुगर और लेफ्ट हैंडेड शुगर या डाइजेस्टिव, जो हम इंजाइम के डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कुछ इंजाइम्स भी हैं, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं होते, मेटाबॉलाइज नहीं होते, तो फिर ये जो है ना किसका सबब नहीं बनते, डायबिटिक पेशेंट के लिए नुकसानदार नहीं होते। रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है ये टॉपिक। उसके अलावा एक और टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट की तरह 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ये भी किस तरह आएगा, कार्बोहाइड्रेट की तरह डेफिनेशन, एमसीक्यूज, शॉर्ट नोट प्लस फंक्शन और साथ ही क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इसकी जो बॉन्ड है, जो अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, इसको भी आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि जब प्रोटीन डिस्कस करेंगे हम तो उसकी लिंकेज को भी बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये पेप्टाइड लिंकेज इसी के साथ आ जाएगा, इसी टॉपिक में। सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये टॉपिक जो है ना, ये वैसे तो रिपीटेड क्वेश्चन में मुझे नहीं दिखा, कुछ टॉपिक जो है ना हमारे पास इंक्लूडेड न्यू टॉपिक है, तो इस टॉपिक बेसिस सिग्निफिकेंस अगर पूछी जाए तो डायरेक्ट सिग्निफिकेंस की इंपॉर्टेंट आ जाएगी। फ्रेंड, इस तरीके से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट आएगा कि जब आप इसकी सीक्वेंस को बताओगे तो आप पहले सीक्वेंस में बताओगे वेरी फर्स्ट टाइम किसने डिटरमाइन किया था इसकी सीक्वेंस को और किस मॉलिक्यूल से डिटरमाइन किया, फिर ये किस तरीके से चेन में मौजूद हैं, कौन कौन से यहाँ पर हमारे पास कॉम्पोनेंट या कौन कौन से मॉलिक्यूल या क्या क्या चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, ठीक है। अब जो इमाइनो एसिड की चेन होती है, उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अगर ये सिग्निफिकेंस, ये सीक्वेंस अमल में नहीं आई, ये सीक्वेंस प्रॉपरली नहीं हुई,
तो फिर ये कॉज करेगी बहुत सारे जो है ना वो प्रॉब्लम को, बहुत सारे जो है डिजीज़ को, जो कि लीड कर सकता है डेथ को, ठीक है, यानी कि उससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो जब आप इसका मेन मुद्दा ये लिखोगे ना कि हमारे पास जो है ना वो डिफरेंसेस नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इमाइनो एसिड का, इसको जब आप एक्सप्लेन करोगे तो फिर सिग्निफिकेंस सामने आ जाएगी कि अगर यहाँ पर हमने जो है ना इसकी सिग्निफिकेंस सीक्वेंस का ख्याल नहीं किया तो फिर डिजीज़ जो है वो कॉज हो सकती है, जिसकी वजह कर डेथ भी हो जाएगी। सही है, तो ये आपने पॉइंट वाइज इसको याद रखना है, ताकि आपसे ये तो वैसे डायरेक्ट पूछा जाएगा और इसकी डिजीज़ रीजनिंग में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए कि टेबल हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोटीन अगर पूछी जाए और फंक्शनल, स्ट्रक्चर और फंक्शनल के दरमियान डिफरेंस भी बना लीजिएगा। अगर हम बात करें लिपिड की, तो लिपिड में हमारे पास जो है ना 2018 में लिपिड को इन डिटेल पूछा गया था, 6 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। 2018 में 6 मार्क का क्वेश्चन था लिपिड का, जिसमें आपसे लिपिड्स के साथ साथ टर्पेनॉइड्स को पूछा गया था। तो बिल्कुल उसी तरह हम जो है सबसे पहले लिपिड को अच्छे से समझ के लिखेंगे, फिर देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें मुख्तलिफ क्लास मिलती है। जैसे कि हमारे पास जो है ना वो एसिड एसाइल ग्लाइसरोल है, वैक्सिस है, फोस्फोलिपिड्स है, टर्पेनॉइड्स है। तो हमारे पेपर में जो चीज़ पूछी जाएगी वही लिखेंगे। अगर टर्पेनॉइड्स पूछा गया तो नंबर के अकॉर्डिंग टर्पेनॉइड की टाइप को भी देखेंगे, जैसे टर्पेन्स है, स्टीरॉइड है, कार्टेनॉइड्स है, ठीक है। तो ये तो टर्पेनॉइड की टाइप है ना। तो अगर टर्पेनॉइड्स लिपिड के साथ पूछा गया तो नंबर के लिहाज से काम करेंगे, उनको बताएंगे, वरना सिर्फ नेम लिख देंगे। सही है। न्यूक्लिक एसिड की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट। न्यूक्लिक एसिड में हमने क्या करना है, न्यूक्लिक एसिड अगर आपसे पूछा जाए तो किस तरह पूछा जाएगा, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी पूछी जा सकती है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड पूछा जा सकता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड आप अगर एक्सप्लेन करो तो आप डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सही है। उसके अलावा मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड का डिफरेंसेस एक बार आप देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, इनके दरमियान किस तरीके का डिफरेंसेस है और ये दोनों है क्या। फॉर्मेशन ऑफ फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी कि किस तरीके से न्यूक्लिक एसिड को ये डाइस्टर बॉन्ड बना रहे हैं, इनकी फॉर्मेशन। इसके अलावा इसके साथ ही अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपने पॉइंट वाइज करना है, ठीक है। व्हाट इज़ जीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन आपने इसकी पढ़ लेनी है या लाजमन एक बार गो थ्रू कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, राइट। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल किस तरह आएगा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपने बताना है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है क्या। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के बाद इसकी जो हमारे पास कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जैसे ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। अच्छा ये आपसे अलग पूछा जा सकता है, लिपोप्रोटीन अलग पूछा जा सकता है, न्यूक्लिक। और यहाँ से आपको एक और चीज़, रीजनिंग क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। एक रीजनिंग क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था दैट इज़ कि हम ग्लाइकोलिपिड्स को सर्बोसाइड्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न यहाँ लिखा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सर्बोसाइड बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड माइसलिन। अच्छा ये हमारे वाइट ब्रेन में उसमें मौजूद होता है, इस वजह कर हम इसे सेरेब्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। सेरेब्रम में मौजूद है ना हमारे ब्रेन का जो पार्ट है, राइट, इसलिए कह रहे हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। तो आपने देखा चैप्टर नंबर 1 की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 1 में चूँकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ कर पढ़िएगा। सही। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 हमारा है इंजाइम। अच्छा चैप्टर नंबर 1 हमारा बिलोंग करता है जोलॉजी से। जोलॉजी के पेपर में आपका ये चैप्टर आएगा 1। दूसरा चैप्टर इंजाइम भी जोलॉजी का है, राइट, ये भी हमारे पास जोलॉजी का है, बॉटनी का नहीं है। अब इसके टॉपिक को देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक जो है इंजाइम की, कैरेक्टरिस्टिक 2 बार आपसे पूछी जा चुकी है एग्जाम में, पास्ट पेपर की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया था, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, डिफाइन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इम्पॉर्टेंट है, 9th क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये उसमें भी मैंने बताया था आपको पिछली बार 9 की अकॉर्डिंग जो है एंजाइम चैप्टर में ये सवाल आ चुका है। तो ये सवाल आपने अच्छे से समझ के करना है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर के लिहाज से लिखना है, 6 नंबर का अगर है तो आपने इतने ही पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। 2 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है तो वैसे तो 2 नंबर का आया था और 4 आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने थे, क्योंकि सवाल में मेंशन था राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम अलग अलग पूछा जा सकता है, एक्टिव साइट पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर पॉइंट अलग अलग पूछा। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रक्चर पार्ट में मैंने आपको बताया था जैसे कोफैक्टर पूछा जा सकता है, कोएंजाइम, ठीक है। अच्छा, कोएंजाइम का कोफैक्टर क्या है और कोफैक्टर का वर्क क्या है, इस तरीके से अलग अलग आपसे पूछा जा सकता है, सही। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछा जाएगा आपसे, शॉर्ट नोट ऑफ लॉक एंड की मॉडल, शॉर्ट नोट इंड्यूस फिट मॉडल, तो शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है, मैकेनिज्म वाले टॉपिक से। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी से आपको रीजनिंग क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे आपके बुक के लास्ट पेपर में, लास्ट टॉपिक में नहीं दिया गया कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो किस तरीके से लोअर होती है। तो ऑब्वियसली जब हम एंजाइम को अपने रिएक्शन में शामिल कर देंगे तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी लोअर होगी, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा। जब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, वो डाउन हो जाएगी, सही। तो यहाँ पर आपको रीजनिंग क्वेश्चन मिलेगा और साथ ही डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर। तो ये इंडिविजुअल अलग से पूछा जा सकता है, टेम्परेचर, इसके साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर आप सारे बयान करोगे, सही है, या आपसे जो जो पूछा जाए स्पेसिफिक वही वही बयान करेंगे, सही है। इसके अलावा एंजाइम इनहिबिशन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एंजाइम इनहिबिशन डायरेक्ट आप लिखोगे। सबसे पहले एंजाइम इनहिबिशन क्या है, इनहिबिटर क्या है, एंजाइम इनहिबिशन के टाइप क्या है, सारी टाइप हम बयान करेंगे एक एक करके। सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। इसके साथ ही फीडबैक एमसीक्यूज के लिए। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन आप डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन 2 के ऊपर होती है, एक रिएक्शन के ऊपर और एक सबस्ट्रेट के बिहाफ पर। सबस्ट्रेट वाला इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए और वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो रिएक्शन के ऊपर होगी वो क्वेश्चन में आ सकती है और ये वाली एमसीक्यूज के लिए। तो ये चैप्टर हमारा डन हो गया। ये चैप्टर अप्रॉक्स 5 to 7% आपके एग्जाम में लग सकता है। इसके अलावा हम बात करें अगर अगले चैप्टर की, जो कि हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू बॉटनी, ठीक है। बॉटनी के लिए आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल को डिस्कस किया गया है जो आपके पेपर में मुख्तलिफ तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्निक्स की, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निक में से रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। टेक्निक में से रीजनिंग क्वेश्चन प्लस डेफिनेशन, यानी कि डायरेक्ट टेक्निक को डिफाइन करो तो आप यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बनाएंगे, सही है। उसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निक के अलावा जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं, तो ऑर्गेनल मैंने आपको बताया, ऑर्गेनल आपने सारे अच्छे से समझना है और एटलीस्ट सारे ऑर्गेनल्स के आपने फंक्शन को तो लाजमन याद रखना है, ठीक है। जैसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है तो इनके फंक्शन को अच्छे से समझिएगा, याद रखिएगा। फंक्शन आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, फंक्शन आपको मदद करेगा डिफरेंस बनाने में, फंक्शन आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने में। तो फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, कंपोजिशन, लोकेशन, इस तरीके से याद करें, सही है। अच्छा, डायग्राम आपने कब बनानी है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो जब सवाल में मेंशन हो कि जैसे सेल वॉल आप एक्सप्लेन करो तो सेल वॉल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो फिर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सवाल ने मेंशन कर दिया आप, तो सवाल में जब मेंशन हो तब लाजमन डायग्राम को बनाइए। और अगर सवाल में मेंशन ना हो तो फिर हम डायग्राम को बनाएं या ना बनाएं। तो देखिए सिंपल, अगर आपका सवाल 2 नंबर का है और आपने 2 नंबर के मुताबिक जो है ना अपना काम इनफ कर लिया है तो आप डायग्राम नहीं बनाओ, ठीक है, क्योंकि नंबर तो आपको मजीद एक्स्ट्रा नहीं मिलने, बट टाइम तो आपका लग जाएगा ना, कंज्यूम हो जाएगा, इतनी देर में आप दूसरा सवाल अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो अगर नंबर 4 नंबर का है, 6 नंबर का है, तो फिर आप डायग्राम बना दो ताकि क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए पूरी बात, सही है। फ्लूइड मॉसिक मॉडल अगर आया तो फिर यहाँ पर आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी, इजी से डायग्राम निकाल लो, अगर ये हार्ड लग रही है तो फ्लूइड मॉसिक मॉडल में डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है अगला टॉपिक, तो ऑर्गेनली जितनी है ऑर्गेनल्स, तो ये सारी आपने इसी तरह डिस्कस करनी है, फंक्शन, लोकेशन, ठीक है, और इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर और डायग्राम मार्क्स के अकॉर्डिंग या फिर मेंशन हो तो, राइट। तो ये तो हमने ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर लिया। इन द एंड इस चैप्टर के लास्ट में एक चीज़ आपको दी गई है, दैट इज डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ऑर्गेनल के फंक्शन के बिहाफ पर ऑर्गेनल के लिहाज से भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
रिवाइज कर लीजिएगा, आ सकता है। सही है। एनिमल सेल और प्लांट सेल की डायग्राम की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। सही जी। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 3 हमारा हो गया डन। नाउ चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक। बायो एनर्जेटिक बॉटनी का चैप्टर है। ठीक है, 2 चैप्टर आपके हो गए जूलॉजी के, एंजाइम और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, 2 आपके बॉटनी के, एक आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दूसरा बायो एनर्जेटिक। बायो एनर्जेटिक भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया है। फर्स्टली बायो एनर्जेटिक की डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़नी है। फोटो फोस्फोराइलेशन, यानी कि हमारे पास जो फोटो फोस्फोराइलेशन है, इसके टॉपिक को और इसके जो टाइप है उसको अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की मदद से। तो फोटोसिंथेसिस आपके पेपर में आ सकता है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ पिगमेंट, ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अभी जब मैंने ये टॉपिक अपलोड किया था तो मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि अगर हमसे रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस पूछा जाए तो क्या हम पिगमेंट को एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर या नहीं। तो देखिए, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जितना सवाल में पूछा जाए उतना ही कोशिश करें आंसर दें। लाइक अगर आपसे फोटोसिंथेसिस का रोल पूछा जा रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पिगमेंट की भी रोल को बताओ। जब नहीं पूछा जा रहा तो फिर नहीं बताओ, जब आपसे पूछा जाएगा तब आपने बताना है। ठीक है जी। या अगर आपसे ऑल ओवर पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस में जो जो चीज़ इस्तेमाल है सब, तो फिर आप वहाँ नाम मेंशन कर देना। ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग नाम आपने लिख देना है कि यहाँ पे रोल ऑफ वाटर भी है, फिर तो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, रोल ऑफ ऑक्सीजन भी है हमारे पास। ऑक्सीजन तो हमारे पास रिलीज होगा, और जो है ना उसके अलावा हमारे पास पिगमेंट का रोल भी है, कार्टिनॉइड का भी रोल है। सही। अच्छा, इसके अलावा फर्दर हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट है, दोनों आ जाएगा उसमें, एरोबिक और एनएरोबिक। और इसके साथ ही हमारे पास लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन आ सकता है, और कुछ एसेंशियल डायग्राम है इस चैप्टर में जो कि आपके लिए हेल्प करेगी आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। वो जब हम इंशाल्लाह टॉपिक समझेंगे तो उसके साथ ही डिस्कस करेंगे उन सारे टॉपिक्स को। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है, वो ये कि हमारे पास स्टूडेंट ये जितने भी अब तक हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं, टॉपिक को डिस्कस किए हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि मिस हम जो है ना वो गैस पेपर को अगर सिर्फ गैस पेपर से तैयारी कर लें तो इनफ है, या अगर एग्जामिनेशन पीडीएफ को कर लें तो इनफ है। तो मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहले आप अपनी बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है, गैस पेपर भी हमने जो है वो काफ़ी तहकीक करके और काफ़ी जो है ना पास्ट पेपर को फॉलो करके बहुत मेहनत करके बनाया, ओब्वियसली आपकी हेल्प के लिए बनाया है, आप उसको भी फॉलो कीजिए। बट यू हैव टू फर्स्ट फॉलो योर बुक, अपनी टेक्स्ट बुक को ज़्यादा फॉलो कीजिए। इसके जो लास्ट में जो रीजनिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं, आई मीन एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, टॉपिक आपने समझ लिया। नाउ अब क्या आपका काम बनता है, आप उसके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन ये रहे, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंसेस है, डेफिनेशन है, एमसीक्यूज है, इनको पहले खुद हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पास्ट पे जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं ये हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, आते भी हैं, सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी आए, तो आप इनको जो है ना वो कीजिए पहले सॉल्व। उसके बाद जो है ना आपने टॉपिक वाइज करना है। सही है, तो जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे आप तो उसके दौरान ही आपने टॉपिक वाइज सवाल को करना है। सही है, तो मैंने जो आपको एग्जामिनेशन पीडीएफ दिया था वेटेज वो इसीलिए दिया था कि जैसे अगर लेट सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपने जैसे फॉर्मेशन ऑफ ब्रेक डाउन पेप्टाइड लिंकेज आपने टॉपिक पढ़ा है, राइट। अब इस टॉपिक में आप कंफ्यूज हो कि भाई इस टॉपिक में किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, इस टॉपिक में से किस लिहाज का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उस पीडीएफ को उठाएं। उस पीडीएफ में इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इस टॉपिक में से पास्ट पेपर में, बुक की एक्सरसाइज में, पीडीएफ में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो मतलब यहाँ से मुझे इस तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पढ़ें, फिर अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर गैस पेपर और बाकी पास्ट पेपर को सॉल्व करें, तो इस तरह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, हम आपको एक आइडिया बता सकते हैं, गैस अपना बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और अपने पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग कि जो हमने पेपर्स में ऑब्ज़र्व किया है, जो हमने अपनी मुशाहिदा देखा लगाया है, या हमने जो तहकीक की है रिसर्च के अकॉर्डिंग हम आपको बता सकते हैं। अदरवाइज़ एक्चुअल पेपर आपका कितना % टकराता है कितना नहीं लगता है ये डिपेंड करता है
कि आपने कितनी परसेंट तैयारी की, राइट। आपने पूरी तैयारी करनी है अपने किताब से। नोट्स आपके पास मौजूद है, PDF आपके पास है, किताब मौजूद है। नाउ अब कोशिश करें, दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हो, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।